बैक टू सीजी शिक्षा मेड इन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 6 मैथमेटिक्स का हम लोग 13 चैप्टर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर किए थे। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से करते हैं। ये आप लोगों का लास्ट वीडियो लेक्चर है, इसके माध्यम से आप लोगों को ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा क्लियर। तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बेसिस पे देखते हैं। तो किसी गाँव की जनसंख्या 3000 है। किसी गाँव की जनसंख्या कितनी है भाई? 3000 है। पहले वर्ष 10 बढ़ती है, 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आ जाती है क्लियर। यह प्रतिशत के माध्यम से है आपके पास, किसके माध्यम? परसेंट के माध्यम से क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देख लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। 10% की क्या आ जाती है भाई? कमी आ जाती है। तो कमी आ जाती है तो क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे क्लियर कि किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है। पहले वर्ष क्या होती है भाई? 10% बढ़ती है। तो किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। एक वर्ष बाद उसमें क्या आती है भाई? 10% की कमी आ जाती है। तो ये कमी आएगी तो आपके पास क्या कंटेंट रहेगा, इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। तो जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? कमी ज्ञात करना है भाई। ठीक है, कि इसमें किसके किसके बेस पे आता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। तो जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कमी भी ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं भाई, सॉल्व आउट करते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। तो जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। तो किसी गांव की जनसंख्या 3000 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बेस पे देख सकते हैं भाई, 3000 के बेसिस पे है तो इसके अकॉर्डिंग में आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेसिस पे आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की क्या होती है, कमी आ जाती है। एक पर 10% की क्या आ जाती है भाई, कमी के माध्यम से आ जाती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की क्या आती है, कमी आती है। तो जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, दिया है गांव की जनसंख्या, दिया है
दिया है गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बराबर 3000 है। नहीं लिखो तो 3000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ती है, तो पहले वर्ष 10% बढ़ती है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 गुणित 10 के बटे में हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 0, 0 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300। ठीक है, अतः बढ़ोतरी जनसंख्या हो जाएगा, अतः बढ़ोतरी जनसंख्या, अतः बढ़ोतरी जनसंख्या हो जाएगा यहाँ से 3000 में जुड़ जाएगा भाई 300, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3300 हो जाएगा। ठीक है, 3300। अब एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है, एक वर्ष बाद उसमें कितना 10% की क्या आती है, कमी आती है। 10% की क्या आती है भाई, कमी आती है एक वर्ष बाद। पहले वर्ष 10% बढ़ती है, फिर एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है, 10% की क्या आती है भाई, कमी आती है। ठीक है, अब दूसरे वर्ष एक वर्ष बाद 10% की कमी आती है, कमी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3000 गुणित 10 के बटे में हो जाएगा 100 बराबर ये कटेगा, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, इसलिए कमी बराबर हो जाएगा 3000 माइनस 300 बराबर हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, ये 2700 हो जाएगा। क्लियर। तो 10% कमी आती है, तो जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए, कमी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी को भी ज्ञात करना है। क्लियर। तो प्रतिशत बढ़ोतरी और कमी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिशत बढ़ोतरी के बेस पे 300 है, यहाँ पर 3300 है, यहाँ पर 2700 के बेस पे है। ठीक है, तो 1% की होगी। ठीक है, प्रतिशत बढ़ोतरी के बेस पे हमको लोगों को इस चीज़ को क्या करना है, याद करना है भाई कि 11 नंबर क्वेश्चन के बेस पे क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को याद कर, जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10%, 300 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10% बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 10%, तो 1% बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगी, 1% बढ़ोतरी, 1% कमी हो जाएगी। तो कमी के माध्यम से भी आपके पास ये कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, और बढ़ोतरी के माध्यम से भी आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 1% के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये 11 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये दिए, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली, कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो छूट के बराबर हम लोग देखते हैं भाई कि उसे कितना प्रतिशत का छूट मिला है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। solve 12 नंबर के बेस पे है। एक व्यक्ति 630 रुपये के माध्यम से है, एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये लिए हो, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली है, कितने प्रतिशत की क्या मिली है, छूट मिली है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जानना है भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये लिए हों तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी। तो इस चीज़ को भी जान सकते हैं कि उसको कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी भाई, ठीक है। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके बेस पे आता है। तो एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये लिए हो तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली होगी, उसको कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, इस चीज़ को देखना है। तो एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये लिए हो तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी। तो चलिए सामान खरीदता है, तो एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, तो दिया है सामान का क्रय मूल्य, दिया है सामान का क्रय मूल्य, सामान का क्रय मूल्य 630 रुपये और दुकानदार ने उसे केवल 567 रुपये लिए हों तो उसे व्यक्ति को कितने प्रतिशत की, और दुकानदार द्वारा ली गई मूल्य हो जाएगा 567 रुपये। तो छूट बराबर होता है वास्तविक मूल्य माइनस क्रय मूल्य, खरीदी गई मूल्य, ठीक है। हाँ, वास्तविक मूल्य और विक्रय मूल्य, तो ये आप लोगों का विक्रय मूल्य के बेस पे हो जाएगा ये 567 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये 3 के बेस पे हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 63 रुपये के माध्यम से ये हो जाएगा 63 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के माध्यम से देखते हैं तो 63 रुपये, तो उसे उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो यहाँ से 63, तो चूँकि 630 रुपये का 1% बराबर हो जाएगा 630 गुणित 1/100 हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा 0 0 से कटेगा 6.3 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 63 रुपये का परसेंट निकालेंगे, हमारे पास तो कितना आ जाएगा, 63 गुणित 100 के बटे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं भाई कि ये किसके बेस हो जाएगा। तो 63 रुपया है मतलब, तो यहाँ पर 630 रुपये का 1% इतना है, तो 63 रुपये बराबर हो जाएगा 63 रुपये बराबर हो जाएगा 63 रुपये का हम लोग परसेंट के बेसिस में निकालेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये गुणा के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 63 रुपये बराबर हो जाएगा आप लोगों का 10%, अतः उसे 10% की छूट मिली। उसे कितने प्रतिशत की छूट मिली भाई, 10% की छूट मिली, ठीक है। तो उसको 10% की छूट मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 75% के बेस पे निकालते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के बेस पे हम लोग। किसके नंबर के बेस पे भाई, 13 नंबर के बेस पे। तो चलिए 13 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि 13 नंबर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके बेसिस पे आते हैं। तो किसी संख्या का
75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है कि ये संख्या किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो 13 नंबर के बेस पे हम लोगों को किस चीज़ को जानना है, जिस तरीके से हम लोग लाभ के बेसिस पे जानते थे कि लाभ, दूसरा हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत के बेस पे देखते थे ना कि ये किसके किसके बेस पे आता है और किस अकॉर्डिंग में भी आता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लाभ के बेसिस पे क्या होता है, हानि के बेस पे क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत भी क्या होता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि लाभ के बेसिस पे क्या होता है, हानि के बेसिस पे क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। तो इन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से देखते हैं हम लोग लाभ के बेसिस पे क्या होता है, हानि के बेसिस पे क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ के बेस पे क्या होता है, हानि के बेस पे क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ के बेस पे जान सकते हैं, हानि के बेस पे जान सकते हैं और लाभ प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं और हानि प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ और हानि, क्लियर। लाभ के बेस पे आप लोगों के पास क्या होता है कि विक्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, किसके बेस पे जान सकते हैं, लाभ प्रतिशत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ये इसके बेस पे भी होता है, क्लियर। तो लाभ प्रतिशत के बेस पे भी जान सकते हैं, हानि प्रतिशत के बेस पे भी जान सकते हैं कि लाभ के बेस पे क्या होता है, हानि के बेस पे क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ के बेस पे जान सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत के माध्यम से जान सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर जान सकते हैं लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर जान सकते हैं हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस पे, क्लियर। तो चलिए इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, लाभ के बेस पे भी जान सकते हैं और हानि के बेस पे जान सकते हैं, लाभ प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं और हानि प्रतिशत के बेस पे भी जान सकते हैं, क्लियर। तो लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और यहाँ पर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस पे भी जान सकते हैं कि ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके बेस पे रहेगा। तो एक विक्रय मूल्य के बेस पे रहता है और एक क्रय मूल्य के बेस पे रहता है। तो एक को हम लोग विक्रय मूल्य के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग
क्रय मूल्य के माध्यम से जान सकते हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपके पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लाभ के बेस पे क्या होता है, हानि के बेस पे क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत भी क्या होता है। तो लाभ के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई और हानि के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लाभ प्रतिशत के बेस पे क्या होता है और हानि प्रतिशत के बेस से भी क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो पहला लाभ के बेसिस पे जान सकते हैं कि ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, फिर हानि के बेसिस पे जान सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, फिर लाभ प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य होता है, फिर हानि प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। फार्मूला के बेस पे मैं इसको रिपीट मोड में बता रहा हूँ कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य होता है और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेस होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला के बेस पे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के माध्यम से हो जाएगा। तो किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 13 नंबर। किसी संख्या का 75% 600 तो संख्या ज्ञात।
तो 600 की संख्या का 75% 600 रुपये है। 75% कितना है? 600 रुपये। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75%, ठीक है, कितना है? 600 रुपया। तो वह संख्या ज्ञात करना है। 600 रुपये है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए 600 रुपये का 75% के बेस पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं भाई। क्लियर? 600 रुपये का 75% हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए 600 रुपये का 75% ज्ञात कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 600 गुणित 75/100। 0 से कटेगा 75 गुणित 6, 6 5 36, 6 5 36, 6 7 42, 6 5 36 3, 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45। 450 रुपये। ये इतना हो गया, 450 रुपये इतना हो गया। अब इसको आप लोग जोड़ सकते हैं भाई। किसी संख्या का 75% 600 रुपये है, ठीक है, 600 रुपये है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। वह संख्या क्या करना है? हमको क्या करना है भाई? ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास ये कंटेंट के एक रोडिंग में रहेगा, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो किसी संख्या का 75% 600 रुपये है, तो वह संख्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो 75% 600 रुपये है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो 600 रुपये के बेसिस 6, तो यहाँ से 600 गुणित 75/100 कर लो भाई। 600 गुणित 75/100 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर? कि दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? तो चलिए 25% इसका 200 है और 50% 25% 200, तो 50% हो जाएगा आप लोगों का 400, 75% 600 और 100% हो जाएगा 800 के बेस पे हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा? 800 के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो किसी संख्या का 75% क्या है? माना कि वह संख्या x है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से माना कि वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार यहाँ से हो जाएगा किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75% कितना है? 600 रुपया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बाय में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 75 हो जाएगा, इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 3 4, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा, इसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हो भाई 600 के बेसिस पे कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं बटे 75 के बेस। 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 10 बच गया। 25 चौक 100, 25 शून्यम 0, 25 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0। तो x बराबर आ गया आप लोगों का 800। अतः वह संख्या 800 रुपये है, 800 रुपये है। ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। ये 800 रुपये के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो ये 13 नंबर के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को
जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेस पे, बैंक में एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये जमा कराए, कुछ वर्षों बाद उसे 6,000 रुपये मिले तो उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इस क्वेश्चन को हमको जानना है भाई। उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग उस चीज़ को क्या करना है, जानना है भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बैंक में एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये जमा कराए, कुछ वर्षों बाद उसे 6,000 रुपये मिले तो उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस चीज़ को हमको यहाँ से क्या करना है भाई, जानना है भाई। ठीक है कि उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोगों को इस चीज़ को आसानी से क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। क्लियर? देखते हैं। बैंक में एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये जमा कराए, कुछ वर्षों बाद उसे 6,000 रुपये में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सॉल्व। बैंक में एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये जमा कराए, दिया है व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि, जमा की गई राशि व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि, यहाँ से देखते हैं व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि कितनी है, 5,000 रुपये। कुछ वर्षों के बाद उसे 6,000 रुपये मिले। कुछ वर्षों बाद प्राप्त राशि 6,000 रुपये, तो उसे कितने प्रतिशत की, उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो धन में वृद्धि हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 माइनस 5,000 बराबर 1,000 रुपये आया, 1,000 रुपये। ठीक है, तो उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चूँकि 5,000 रुपये का 1% बराबर हो जाएगा 5,000 गुणित 1 बटे हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% के बेस पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को परसेंट के बेसिस पे निकालना है, इसलिए 1,000 रुपये बराबर 1,000 रुपये के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000 के बटे में 5,000 के बेसिस पे रहेगा, गुणित ये रहेगा 100 के बेसिस पे रहेगा ये। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग पास 0 से कटेगा, सेकंड जीरो से कटेगा, ये 0 से, तो 100 बटे 5 बराबर हो जाएगा 20। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 20%, तो 20% की वृद्धि होगी, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अतः उसके धन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी भाई, तो 20% की वृद्धि होगी। उसके धन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 20% की वृद्धि होगी भाई। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि बैंक में एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये जमा कराए थे, कुछ वर्षों के बाद उसे 6,000 रुपये मिले तो उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई, क्योंकि व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि 5,000 रुपये है, कुछ वर्षों बाद प्राप्त राशि 6,000 रुपये है, धन में वृद्धि 6,000 माइनस 5,000 बराबर 1,000 रुपये। 5,000 रुपये के 1% 50%, इसलिए 1,000 रुपये का परसेंट के बराबर देखेंगे तो हमारे पास ये 20% के बेस पे आएगा। किसके बेस पे आएगा भाई, ये 20% के बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 20% के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 20% के
एक रोडिंग में रहेगा। कितने परसेंट के बेस पे रहेगा भाई? तो ये आप लोगों का 20% के एक रोडिंग में रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग 20% के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। किसके बेस पे जान सकते हैं इसको? 20% के बेसिस पे भी जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि 5,000 रुपये है, तो कुछ वर्षों बाद प्राप्त राशि 6,000 रुपये है, तो धन में वृद्धि के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आपके पास कंटेंट आएंगे जो कि अलग अलग के बेसिस पे रहेगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, तो इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं भाई। सॉल्व कर लेते हैं। SOLVE.SOLVE दिया है कक्षा की कुल दर्ज संख्या, दिया है कक्षा की कुल दर्ज संख्या बराबर 40 है और उत्तीर्ण संख्या बराबर हो जाएगा 36। तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएगा, अनुत्तीर्ण छात्र बराबर हो जाएगा 40 ऋण 36 बराबर 4। ठीक है, तो चलिए, तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं हम लोग भाई। ठीक है, तो 40 के बेसिस पे है तो प्रतिशत हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 36 है। ठीक है, तो 36 गुणित 100/40 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो 36 है, 36 गुणित 100/40 के माध्यम से ये हो जाएगा क्लियर। तो 0 0 से कटेगा, ये हो जाएगा 360/4 बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36, 4 0 0। और उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 90% है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत हो जाएगा, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 4 है, तो 4 गुणित 100/40 के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग 4 से कर जाएगा 10%। ये आप लोगों का 10% हो जाएगा, ये आप लोगों का 90% हो जाएगा। क्लियर। तो 15 नंबर के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये 15 के बेसिस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। तो किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए हों, तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आ गया है और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना आ गया है। ठीक है, तो एक को हम लोग उत्तीर्ण के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग अनुत्तीर्ण के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक उत्तीर्ण के माध्यम से हो जाएगा, एक अनुत्तीर्ण के माध्यम से हो जाएगा। तो इन दोनों के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं?
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहते हैं। तो कक्षा की कुल दर्ज संख्या 40 है, उत्तीर्ण संख्या 36 है, अनुत्तीर्ण संख्या 4 है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 90% है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत 10% है। तो कक्षा के कुल दर्ज संख्या 40 है, उत्तीर्ण संख्या 36 है, अनुत्तीर्ण छात्र 4 है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत 90% है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 10% है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए हों तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या करना है भाई, ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो किसी कक्षा की दर्ज संख्या 140 है, इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए हों तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इनमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए हो तो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों का कंटेंट। चलिए इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के बेस पे, क्योंकि इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज के माध्यम है। तो एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर आप लोगों का 13 नंबर चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ये लास्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी गाँव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं। यदि उस गाँव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात की। साक्षर और साक्षर की संख्या हमको ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। तो चलिए संख्या ज्ञात कर लेते हैं हम लोग साक्षर के माध्यम से और निरक्षर के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर के माध्यम से हैं, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते चले जाते हैं हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट होता है और किसके किसके बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, चलिए यहाँ से देखते चले जाते हैं। किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं। यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात करनी है। किसी गांव में 90% व्यक्ति क्या हैं, साक्षर हैं। यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं भाई। दिया गया है किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं। यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। साक्षर एवं निरक्षर की संख्या हमको क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। तो चलिए साक्षर एवं निरक्षर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं भाई कि साक्षर के बेसिस पे क्या होता है और निरक्षर के बेसिस पे क्या होता है। तो साक्षर के बेसिस पे भी ज्ञात कर सकते हैं और निरक्षर के बेसिस पे भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। एक साक्षर के बेसिस पे क्या होता है, एक निरक्षर के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं। दिया है गांव की जनसंख्या, दिया है गांव की कुल जनसंख्या, दिया है गांव की जनसंख्या, दिया है गांव की, दिया है गांव की जनसंख्या, दिया है गांव की जनसंख्या 1600, ठीक है, जिसमें से 90% व्यक्ति साक्षर है। साक्षर व्यक्तियों की संख्या, साक्षर व्यक्तियों की संख्या, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बराबर 90%, क्लियर। तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या 90%, तो यहाँ पर हो जाएगा 90% है तो
यहाँ पर 90% उसको निकाल लेते हैं। 1600 का 90% हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 16 गुणित 90 बराबर कितना हो जाएगा, 16 नहीं, 144, 144 तो 1440 हो जाएगा। तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, साक्षर व्यक्ति है 1440। तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा, निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा 1600 माइनस 1440। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 में 0 जाएगा तो 0, 10 में 4 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 5 में 4 जाएगा तो 1, ये 0, 160 हो जाएगा, 160। ठीक है, तो साक्षर हो जाएंगे, साक्षर व्यक्ति कितने हो जाएंगे भाई, साक्षर व्यक्ति 1440 और निरक्षर व्यक्ति 160। यहाँ पर उसी को तो बोला गया किसी गाँव में 90% व्यक्ति साक्षर, यदि उस गांव की जनसंख्या 16 से साक्षर और निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साक्षर के बेस पे आप लोग जान सकते हैं और किसके बेस पे जान सकते हैं, निरक्षर के बेस पे जान सकते हैं कि साक्षर के बेसिस पे क्या होता है और निरक्षर के बेसिस पे क्या होता है। चलिए, तो साक्षर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं और निरक्षर के बेस पे भी क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये साक्षर के बेसिस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएगा और निरक्षर के बेस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गांव की जनसंख्या के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गाँव की जनसंख्या 1600 के बेस पे है, साक्षर व्यक्ति की संख्या 90% के बेस पे है। तो 1600 गुणित 90 गुणित 100 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। तो गाँव की जनसंख्या 1600 के बेसिस पे है, साक्षर व्यक्ति की संख्या 90% के बेस पे है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे आ जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि गांव की जनसंख्या 1600 के बेसिस पे है, साक्षर व्यक्तियों की संख्या
90% के बेस पे है। गांव की जनसंख्या के बेस पे आपके पास दिया गया है 1600 के बेसिस पे है। साक्षर व्यक्तियों की संख्या 90% के बेस पे है। 1600 गुणित 90 के बेस हो जाएगा, बाय 100% के बेस हो जाएगा, तो 16 इंटू 90 के बेस हो जाएगा। तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या के बेस पे देखेंगे तो 1440 के बेस पे रहेगा, और निरक्षर व्यक्तियों की संख्या के बेस पे देखेंगे तो 1600 माइनस 1440 रहेगा, मतलब 1600 माइनस 1440 के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर 160 के माध्यम से हो जाएगा। तो साक्षर व्यक्ति के माध्यम से जान सकते हैं, निरक्षर व्यक्ति के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो एक को हम लोग साक्षर व्यक्ति के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग निरक्षर व्यक्ति के माध्यम से जान सकते हैं। क्लियर। तो गांव की जनसंख्या 1600 के बेस पे रहेगा, एक साक्षर व्यक्ति की संख्या 90% रहेगा, फिर 1600 के माध्यम से रहेगा तो 1600 इंटू 90 के माध्यम से रहेगा, जब बाय 100 के बेसिस पे रहेगा तो 16 इंटू 90 के बेस पे रहेगा। साक्षर व्यक्ति बराबर हो जाएगा 1440 के बेस पे रहेगा। निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 1600 माइनस रहेगा 1440 इक्वल टू हो जाएगा 160 के बेस पे। तो साक्षर व्यक्ति रहेगा 1440, निरक्षर व्यक्ति रहेगा 160। तो दिया है गांव की जनसंख्या 1600, साक्षर व्यक्तियों की संख्या 90% है, तो 1600 गुणित 90/100 के बेस पे है, तो 16 गुणित 90 हो जाएगा, तो साक्षर व्यक्ति बराबर हो जाएगा 1440। तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा 1600 माइनस 1440, मतलब 1600 माइनस 1444, तो 160 के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को हम लोग साक्षर व्यक्ति के माध्यम से देख सकते हैं जिसकी संख्या 1440 रहेगा, एक निरक्षर व्यक्ति के माध्यम से देख सकते हैं जिसकी संख्या 160 के बेसिस पे रहेगा। तो आप लोग गांव की जनसंख्या के बेस के अनुसार से आप लोग परसेंटेज के माध्यम से भी निकाल सकते हैं कि परसेंटेज किसके किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा। तो किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं, यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है गांव की जनसंख्या 1600 के बेसिस पे है, साक्षर व्यक्तियों की संख्या 90% के बेस पे है, तो यहाँ पर 1600 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। 1600 गुणित 90 के बटे 100 के बेसिस हो जाएगा, जो कि 16 गुणित 90 हो जाएगा, तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या 1440 हो जाएगा। निरक्षर व्यक्तियों की संख्या के बेस पे देखेंगे तो 1600 माइनस 1440 हो जाएगा और ये हो जाएगा 160 के बेस पे। तो साक्षर व्यक्ति बराबर हो जाएगा 1440, निरक्षर व्यक्ति के माध्यम से 160 के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा, लाभ के बेसिस पे क्या रहेगा, हानि के बेसिस पे क्या रहेगा, हानि किसके एक रोडिंग में आता है और लाभ किसके एक रोडिंग में आता है। तो लाभ हानि के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि लाभ के बेसिस पे क्या होता है और हानि के बेसिस पे क्या होता है, लाभ किसके एक रोडिंग में रहेगा और हानि भी किसके बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेंगे। तो गांव की जनसंख्या के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जैसे गांव की जनसंख्या के बेस पर 1600 दिया गया है, तो यहाँ से आप लोगों को साक्षर व्यक्तियों की संख्या निकालना है जो कि 90% के बेस पे है। तो 1600 गुणित 90 के बटे में है आप लोगों के पास यहाँ पर 100 के बेसिस पे, तो 16 गुणित 90 के बेस पे है 1444 के बेस पे है। निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 1600 माइनस 1440 के बेस पे है, तो 160 के बेस हो जाएगा। तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या 1440 हो जाएगा और निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 160 के बेसिस से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। चैप्टर के अंतराल में आप लोगों के पास जो लाभ के बेसिस पे क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि के बेसिस पे क्या होता है, तो एक लाभ के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग हानि के बेस पे देखते हैं। ठीक है। तो लाभ के बेसिस पे एक होता है, एक हानि के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो एक को हम लोग लाभ के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग हानि के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है कि लाभ के बेसिस पे क्या होता है और हानि के बेसिस पे क्या होता है। तो लाभ और हानि के माध्यम से भी हम लोग ये दोनों चीज़ों को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये लाभ के बेसिस पे क्या होता है
और हानि के बेसिस पे क्या होता है, तो एक को हम लोग लाभ के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग हानि के बेसिस पे जान सकते हैं। तो लाभ और हानि के माध्यम से भी हम लोग इन दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, इतने में आप लोगों के चैप्टर फिनिश होता है। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 क्या होता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से फिनिश होता है चैप्टर नंबर 13। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 14 के साथ मिलते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।